आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्रोइंग माइंड्स पर। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विराम चिन्ह की। अब देखिए, विराम चिन्ह का एग्जाम में क्या यूज है। देखिए, कई बार आपको 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, उसमें से आपको बताना होता है कि कौन सा आपका वाक्य शुद्ध है। शुद्ध है मतलब किसमें आपका विराम चिन्हों का प्रयोग अच्छे से हुआ है। तो इस तरह आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जहां आपको फिर विराम चिन्हों की समझ होनी चाहिए। दूसरा, कई बार तो ये भी देखने को मिला है, क्योंकि होता भी है कि हमें किसी चिन्ह का मतलब तो पता होती है, लेकिन हमें उसका नाम नहीं पता होती है। ठीक है, तो कई बार एक शब्द दे दिया जाता है कि निम्नलिखित में से लाघव चिन्ह कौन सा है, और आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा ये पहला ऑप्शन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये आपका चौथा, ये। और आपको नहीं पता होगा क्योंकि कभी आपने इसके नाम को पढ़ा ही नहीं था। आपने ये हमेशा पढ़ा है कि डॉक्टर को ऐसे लिखा जाता है और उसके बाद में पूरा ना लिखने के लिए आधा लिखते हैं तो ये लगा देते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये साइन आपका क्या है, इसका नाम क्या है। ठीक है, तो हिंदी में इसे क्या कहते हैं, लाघव चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं, आपका लाघव चिन्ह कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन आपका ये हो जाता। ठीक, पूछा होता उद्धरण चिन्ह में से कौन सा है, तो आपका ये हो जाता। ठीक है, तो पहला तो नाम भी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली कई बार क्वेश्चंस यहाँ से भी देखने को मिलते हैं। विराम चिन्ह नहीं पूछेगा वो, क्योंकि देखिए ये तो एक बहुत आपका जनरल क्वेश्चन हो जाता है, सभी को पता है फुल स्टॉप ये होती है, हिंदी में ये होता है, इंग्लिश में ये होता है, तो यहाँ से नहीं पूछेगा। लेकिन जो आपके थोड़े से कैसे हैं, कंफ्यूजिंग है, या फिर जहां एग्जामिनर को पता है कि वहां बच्चे ने शायद कम ध्यान दिया होगा, क्योंकि इन जनरल साइकोलॉजी की जो होती है सभी का सेम लेवल पे काम करती है। तो ये लाघव चिन्ह हुआ, हंस पद हुआ, त्रुटि पूर्वक हुआ, आपका उद्धरण हुआ, विवरण शायद आप नाम से समझ जाएं, विकल्प चिन्ह हुआ, योजक या विभाजक हुआ। तो ये कुछ ऐसे चिन्ह शायद जिनके बारे में आपको नहीं पता हो सकता है कुछ बच्चों को पता हो। जिन्हें पता है वो बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता है वो आज देख लीजिए। ये आपका हो गया विराम चिन्ह। अभी हम सिर्फ साइन को समझ रहे हैं, थोड़ा सा हल्का सा एक ब्रीफ इसका यूज भी करते चलेंगे, बाकी थोड़ा सा आगे समझेंगे इन डिटेल कुछ यूजेस को। हालांकि बीइंग वेरी ऑनेस्ट, कभी भी एक पाठ की तरह इनके रूल को पढ़ लेने से इन्हें यूज करना हमें नहीं आता है, क्योंकि आप जब रूल एक आधा हम करवाएंगे तब हम इस चीज पर डिस्कशन करेंगे कि ऐसा क्यों है, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आ रहा होता है कि जब पॉज लेना है तो वो अल्प पॉज लेना है या फिर आपका अर्ध लेना है, मतलब थोड़ी देर के लिए रुकना है या फिर थोड़ी से ज्यादा देर के लिए रुकना है। तो इन दोनों में क्या हो जाती है, बहुत कंफ्यूजन हो जाती है कि कितनी देर के लिए रुके हैं हम यहाँ। तो ये चीजें डिसाइड आप बाय प्रैक्टिस ही समझ सकते हैं। जब आपने बहुत सारे शब्दों को देखा हो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे देखे हो कि अच्छा यहाँ पे ये माना जाता है कि हम अर्ध थोड़े टाइम के लिए रुके हैं और यहाँ हम उससे कम टाइम के लिए रुके हैं। ठीक है, तो देखिए अभी इनका नाम समझते हैं। पूर्ण विराम आपका ये आप सभी जानते होंगे। अर्ध विराम आपका जो कॉमा होता है वो आपका कौन सा होता है, अर्ध विराम चिन्ह होता है। उसके बाद में आपका अल्प विराम, अल्प विराम आपका कौन सा साइन होता है, इस तरह से ये साइन आपका किसका होता है, अल्प विराम का। देखिए, पूर्ण विराम आपका कहाँ लगेगा, जहां आपका वाक्य पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ठीक है, या फिर अगर आप कोई कविता लिख रहे हैं तो उसका पहला पैरा खत्म होने के बाद एक पूर्ण विराम लगता है और दूसरी कड़ी खत्म होने के बाद 2 पूर्ण विराम लगते हैं। ये आपने लगे हुए भी अक्सर कविताओं में देखे होंगे। तो ये तो मेनली यूज होते हैं किसके, पूर्ण विराम के, जहां पर वाक्य खत्म हो गया, बात पूरी हो गई, और या फिर कविता के अंदर आपको ये लगे मिलेंगे। अर्ध विराम और अल्प विराम, देखिए जब हमें या तो अपनी बात कहकर थोड़ी देर के लिए रुकना हो, ठीक है, या फिर एक वाक्य में एक जैसी विशेषता वाली चीजों का प्रयोग किया गया हो। जैसे अगर तुम बाजार जा रहे हो तो मेरे लिए पेन, पेंसिल, किताब और पेपर बोर्ड ले आना। ठीक है, या फिर आप कुछ भी कह लीजिए, इरेजर ले आना, शार्पनर ले आना। ठीक, तो जब आपने एक जैसे ये शब्द कि पेन, पेंसिल, तो जब ये अलग अलग एलिमेंट जो आप बोल रहे हैं तो इनको सेपरेट करने के लिए आप क्या करेंगे, कॉमा का प्रयोग करेंगे। अब देखिए कैसे, आप खुद से एक बार बोल कर देखिए। जब आप ये कहेंगे ना कि अगर आप बाजार जा रहे हो, तो आप एक लय में बोल रहे हो इस चीज को, लेकिन जब आप इन्हें मेंशन करेंगे तो आप हर एक के बाद क्या कर रहे होंगे, थोड़ा सा रुक रहे होंगे, थोड़ा सा पॉज ले रहे होंगे। देखिए कैसे, अगर आप बाजार जा रहे हो ना तो मेरे लिए पेन, तो मैं यहाँ थोड़ा सा रुकी, फोकस किया इस चीज पे। अगर आप बाजार जा रहे हैं तो मेरे लिए पेन, पेंसिल, ऐसे नहीं बोलते अगर आप बाजार जा रहे हैं तो मेरे लिए पेन, पेंसिल और किताब ले आना, नहीं। अगर आप बाजार जा रहे हैं तो मेरे लिए पेन, पेंसिल और किताब ले आना।
तो पेन और पेंसिल के बाद थोड़ा सा जो आपका स्पेस लिया गया, जो थोड़ा विराम लिया गया, उसी के लिए आपका क्या लगाया जाता है, अर्धविराम लगाया जाता है। तो एक जैसे फलों की बात हो गई, संतरा, आम, सेब, तो इस तरह इनके बीच में क्या लगेगा, आपका अर्धविराम लगेगा। या फिर जहां हम पूरा विराम ना लेकर क्या करते हैं, थोड़ा सा विराम लेते हैं और फिर अपनी बात को कंप्लीट करते हैं, वहां आपका क्या आता है, अर्धविराम आता है। अब देखिए फिर अल्पविराम का क्या मतलब है, जब आप पूर्ण विराम से तो कम देर के लिए रुके, लेकिन अर्ध से ज्यादा के लिए रुके, ठीक है। अर्ध विराम से ज्यादा टाइम के लिए आप रुक रहे हैं और पूर्ण से कम के लिए रुक रहे हैं, तो जो आपका बीच का साइन होता है वही आपका क्या होता है, अल्प विराम होता है। ये एक जैसे एलिमेंट के बीच में प्रयोग नहीं होगा कि अगर आप या संतरे और इसके बीच में लगाने लग जाए तो यहाँ नहीं होगा, ये पर्टिकुलर यूज है आपका कॉमा का, मतलब अर्ध विराम का, ठीक है। तो आई होप ये तीन आपको थोड़ा समझ आए होंगे। प्रश्न चिन्ह देखिए आपका आसान है, जहां भी कहीं आप क्वेश्चन कर रहे होंगे, आपका प्रश्न या वाक्य क्या, कौन, किससे शुरू हो रहा होगा, वहां आपका एंड में क्या लगेगा, प्रश्न चिन्ह लगेगा। उसी के जैसा है आपका आश्चर्य या विस्मयबोधक, जब बात होगी किसी आश्चर्य की, उल्लास की, हर्ष की, कोई शोक की, ठीक है, तो जहां भी विस्मय आदि बोधक शब्द होंगे यूज, वहां पे आपका क्या लगेगा, एक्सक्लेमेशन साइन लगेगा, मतलब विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगेगा। उसके बाद में है योजक या विभाजक, जब देखिए आप मान लीजिए कोई विलोम शब्द लिखते हैं दो, तो उनके बीच में जो चिन्ह लगाते हैं वो आपका क्या होगा, आपका योजक या विभाजक चिन्ह कहलाता है। आपने रात दिन लिखा, तो इसी तरह लिखते हैं, तो ये चिन्ह आपका क्या होता है, योजक चिन्ह होता है। वो ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है कि आपको ऐसे लिख के दे दे एक वाक्य में, बोले कि इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, तो वो डैश नहीं होता है, क्योंकि इन जनरल तो हमारे लिए इसका मतलब डैश ही होता है, लेकिन ये हाइफन होता है इंग्लिश में, और हिंदी में इसको कहते हैं योजक या फिर विभाजक चिन्ह। या तो दो शब्दों को जोड़ रहा होगा या फिर दो शब्दों को क्या कर रहा होगा, अलग कर रहा होगा। जैसे अगर आप लिखते हैं हिंदी व्याकरण, तो उन्हें जोड़, उनके योजक के रूप में प्रयोग होता है कि हिंदी की व्याकरण, हिंदी और व्याकरण के बीच प्रयोग हुआ। जब रात दिन के लिए प्रयोग हुआ, तो ये क्या कर रहा है, विलोम शब्द है, अलग कर रहा है इन शब्दों को, ठीक। तो योजक और विभाजक के रूप में। अगला है आपका लाघव चिन्ह, जब भी आपको किसी शब्द का शॉर्ट लिखना होता है तो आप किसका प्रयोग करते हैं, लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपने लिखा डॉक्टर और उसके पीछे पूरा डॉक्टर ना लिखकर क्या कर दिया आपने, सिर्फ ये चिन्ह लगा दिया और आपका डॉक्टर पूरा हो गया, तो ये आपका हो गया लाघव चिन्ह। अब मान लीजिए ये आपका हंसपद और त्रुटि पूर्वक, आप कोई वाक्य लिख रहे थे, वहां आपको लगता है कि यहाँ इस शब्द के बाद कोई त्रुटि है, कोई शब्द है जो रह गया है और मुझे नहीं पता वो क्या है, तो आप यहाँ पे ये साइन लगा सकते हैं, जिससे पढ़ने वाले रीडर को ये पता होगा कि यहाँ पे क्या है, कोई ना कोई शब्द या तो मिसिंग है या फिर क्या है, कोई त्रुटि है, ठीक है, ये संभावना है। हंस पद आपका ये हो गया, ये कोई इंपोर्टेंट पॉइंट को मार्क करने के लिए भी होता है। जैसे आपने कई बार बुक में ये देखा होगा, या फिर अगर आप ऑनलाइन कभी गूगल पे पढ़ेंगे कोई चीज, वहां भी ये देखने को अक्सर मिलता है कि कुछ कुछ वाक्य शब्दों के पीछे ये स्टार लगा होता है, फिर उनका मतलब बिल्कुल नीचे दिया होता है कि स्टार नंबर 1 ये, 2 का ये मतलब है, कि एक पेज में जो स्टार लगे हुए हैं उनके ये मतलब हैं, या फिर उनसे रिलेटेड कोई इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन होती है। तो ये आपका हंसपद और त्रुटि पूर्वक हो गया। उसके बाद है आपका निर्देशक, किसी चीज के निर्देश से रिलेटेड होता है, किसी चीज के निर्देश आगे दिए हुए हैं तो उनसे पहले आपका क्या लगा मिलेगा, आपको निर्देशक लगा होगा। किसी चीज के बारे में विवरण देना है, उसकी परिभाषा लिखनी है, उसके बारे में आगे बताना है, तो आपका विवरण चिन्ह आएगा। उद्धरण चिन्ह आपका कहाँ आता है, जब किसी बात को या किसी शब्द को आपको क्या रखना हो, स्पेसिफिक रखना हो कि पर्टिकुलर इस बारे में, तो उस चीज को हम किस में रख लेते हैं, अपना उद्धरण चिन्ह के अंदर रख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए उद्धरण चिन्ह के अंदर आपकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आप जब पढ़ते हैं, तो वहां पे भी क्या होता है, आपकी डायरेक्ट स्पीच में जब आप बोलते हैं, तो जो डायरेक्ट स्पीच का पार्ट होता है उसको किसके अंदर रखा जाता है, आपका उद्धरण चिन्ह के अंदर रखा जाता है। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है विकल्प। तो देखिए यहाँ भी मैंने विकल्प का प्रयोग किया है, अगर आप देखेंगे तो आपको वहीं से समझ आ जाएगा। मैंने लिखा आश्चर्यजनक या फिर विस्मयबोधक और उसके बीच में ये डैश मार दी, एक तरह से ये डैश नहीं है आपका, ये क्या है, आपका विकल्प चिन्ह है, कि आपको आश्चर्यजनक भी आप इसको कह सकते हैं और विस्मयबोधक भी, एक दूसरे के विकल्प के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। उसी प्रकार हंसपद और त्रुटि पूर्वक, तो ये क्या है, एक दूसरे के एक तरह से विकल्प हैं, समानार्थी हैं, एक दूसरे की जगह इनका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो ये आपका कौन सा हो गया, विकल्प हो गया। या फिर कई बार आपको क्वेश्चंस में मान लीजिए आपको कोई ब्लैंक दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया है, कोई ब्लैंक, देखिए लिख लीजिएगा इन्हें अच्छे से और साइन को साथ के साथ में बना लीजिएगा ताकि आपको याद रहे।
मान लीजिए आपको कोई ब्लैंक दिया है, उसमें फिल करना है रात या दिन। देखिए ये रात या दिन क्या है, आपके पास दो विकल्प ही तो हैं, या तो यहाँ दिन आएगा या तो यहाँ पे रात आएगा, इनमें से तो ये विकल्प हैं। तो इन विकल्प के बीच में क्या लगा है आपका, ये विकल्प चिन्ह लगा होता है। तो ये आपका, मैंने इसके साथ ही आपको क्या दे दिया, एक थोड़ा सा यूजेस भी इनके दे दिए कि किस तरह से ये चिन्ह प्रयोग होते हैं। ठीक है, आगे एक वीडियो में, आज के लिए हम इतना ही देखेंगे, आप इन्हें अच्छे से लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके यूजेस को जानेंगे विद एग्जाम्पल, क्योंकि मैं कोशिश करूंगी कि ये एग्जाम्पल मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही उठाऊं, ताकि आपको एक रियल टाइम आइडिया मिल सके। तो मुझे ये तैयार करने में थोड़ा सा टाइम हो सकता है लगे, तो यूजेस को डायरेक्टली कराया जाएगा आपका क्वेश्चंस के माध्यम से, ताकि आपको आसानी रहे समझने में। क्योंकि देखिए एक पाठ की तरह पढ़ा देना वो एक वाजिब तरीका नहीं होता है, तो ऐसा तो फिर आप बुक से कहीं से भी पढ़ सकते हैं। यहाँ मेन मोटिव, अगर आपको कोई यहाँ खड़ा होकर पढ़ा रहा है तो उसका यही है कि आपको समझ आए, आप वो यूज कर पाए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। अभी के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिएगा